अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो है हम लोग क्लास 10th का पॉलिटिक्स का 4th चैप्टर समाजी और सियासी तहरीकें पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो है बताया गया है कि तहरीकें जो मूवमेंट्स होती है वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और भारत में जो है वो किन किन शोबों में जो है वो किस तरह की तहरीकें अंजाम दी गई है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एक खबर को पढ़ते हुए कि एक खबर छपी थी, बचपन की शादी के खिलाफ चलाई जाने वाली तहरीक को बड़ी कामयाबी मिली। बचपन की शादी का तनासुब तकरीबन 50% जो है वो घट गया है। तहरीक में शामिल समाजी खिदमतगारों ने बहुत सोच समझकर काम किया। जहेज मुखालिफ तहरीक के कारकुनों ने भी इसकी मदद की। इस तर्ज पर अब नाकिस तज्जिया मुखालिफ मुहिम चलाने की ज़रूरत है। वजह यह है कि गरीबी और नाकिस तज्जिया भी काबिल तवज्जो मसाइल है। तो ये न्यूज़ पढ़कर जो है हमें क्या समझ में आता है कि जो भी समाजी मसाइल होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उसको रोकने के लिए, उनको कम करने के लिए जो है वो अलग अलग तरह की तहरीकें चलाई जाती है, अलग अलग तरह की मूवमेंट होती है और उसकी वजह से जो है वो उन चीज़ों पर जो है वो हुकूमत को देखना पड़ता है उन मसाइल में, और फिर जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई कानून आयद करना पड़ता है या उसके ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बताई गई है कि एक जो है वो तहरीक ने बचपन की शादी, जो चाइल्ड मैरिज है, उसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई और बड़ी कामयाबी से चलाई और बचपन की शादी का तनासुब भी कम हो गया। इसी तरह जहेज़ मुखालिफ के लिए और नाकिस तग़ज़िया यानी जो बच्चों को सही न्यूट्रिशन फूड्स नहीं मिलते हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चालू है, जिस वजह से जो है वो इन सारी चीज़ों को, इन मसाइल को ख़त्म करने में जो है वो मदद मिलेगी। तो ये न्यूज़ पढ़ के जो है हमको एक अंदाज़ा हो जाता है कि तहरीक का असल में काम क्या है। पिछले सबक में जो पॉलिटिक्स का 3rd चैप्टर था, इसमें हमने इलाकाई पार्टी और कौमी पार्टी, जो सियासी पार्टियां हैं, उनके मुतालिक पढ़ा था, उनके फ़राइज़ क्या होते हैं, वो किस तरह जो है वो तंजीम बनाई जाती है और किस तरह इलेक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इलेक्शन जीतने के बाद जब सियासी पार्टी जो भी है इक़्तिदार में आती है जीत कर, तो उनका सबसे पहला काम होता है अवाम के मसाइल को हल करना। जो भी उनका पार्टी प्रोग्राम है, जो भी उनका पार्टी फ़लसफ़ा है, जो पॉलिसी उन्होंने बनाई है अवाम के लिए, उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करना और उससे अवाम को फ़ायदा देना। अवाम जो है वो उससे मुस्तफ़ीद होनी चाहिए। तो इसीलिए जो है वो अपने पार्टी प्रोग्राम को जब आयद करते हैं तो वो किसी एग्जैक्टली एक मसले पर जो है वो तवज्जो नहीं देते, बल्कि वो हर चीज़ को लेते चलते हैं। उन्हें एक नॉर्मल साफ़ सुथराई से लेकर, एक सफाई से लेकर जो है वो एक छोटे से इलाके की सफाई से लेकर पूरे कंट्री की जो ओवरऑल तरक्की है, खलाई तहकीकात है, वहाँ तक, यानी एक छोटी सी चीज़ से लेकर एक बड़े से बड़े मसले तक सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो उनको गौर फिक्र करके फ़ैसला लेना होता है। और समाज के तमाम तबकात के मसाइल के लिए जो है वो उन्हें अपना पार्टी प्रोग्राम, जो भी सियासी पार्टी अपना प्रोग्राम बनाती है, अपना फ़लसफ़ा, अपना जो आइडियोलॉजी बनाती है, वो जो है वो एक छोटी सी छोटी शय समाज की और बड़े से बड़ी तरक्की के नुक्ते नज़र सारी चीज़ों को देखते हुए जो है बनाई जाती है। समाज के तमाम तबकात को लेकर जो है वो उनकी पॉलिसियाँ तय होती है, चाहे वो सनतकार हो, कारीगर हो, नौजवान तबका हो, किसान, ख़वातीन, बुज़ुर्ग अफराद, सभी लोग, समाज के जितने भी शोबे हैं, समाज के जितने भी लोग हैं, जितने भी रुकन हैं, सारी चीज़ों को लेते हुए जो है वो अपना पार्टी प्रोग्राम तैयार करती है। तो इतना सब कुछ करने के बावजूद, यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो सारे समाज के सारे शोबों को लेते हुए चल रही है, सारे लोगों का ख्याल रखते हुए पॉलिसीज़ बना रही है, उसके बावजूद जो है वो तहरीक की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो समाज के तमाम अफराद के लिए मुमकिन नहीं कि वो सियासी पार्टियों में शामिल होकर आम मुफादात के लिए काम करे। पार्टी की भी अपनी लिमिट होती है। इसके अलावा हर शख्स जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता है और उनकी जॉब, उनका प्रोफेशन अलग होता है। इस वजह से जो है वो सारे लोग जो है, मुमकिन नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होकर ही लोगों के लिए काम करें। बाज़ अफराद जो है वो क्या करते हैं, किसी एक मसले पर अपनी तवज्जो मरकज़ करके उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, फिर वो इंडिविजुअली हो या ग्रुप में हो, किसी समाज के किसी भी मसले के लिए, चाहे वो आलूदगी हो, चाहे वो कोई बड़ा समाजी मसाइल हो, जैसे जहेज़ की प्रथा है या सती प्रथा है, कोई छोटा से छोटा है, बड़े से बड़ा मसला जो है समाज का, उसको उस पर जो है फोकस करके और उस मसले को हल करने के लिए जो है वो लोग फ़र्दी तौर पर, यानी जो है वो अकेले या फिर पूरा ग्रुप बनाकर जो है वो काम करते हैं और उस पर जो है वो उसके ख़िलाफ़ तहरीकें निकालते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है वो
किस तरह उन चीज़ों को ख़त्म की जा सकती है उस पर सोच विचार करते हैं और कुछ जो है वो आइडियाज़ बनाते हैं और फिर जो है वो हुकूमत पर उस काम को करने के लिए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में ना होते हुए भी समाज के लिए जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए मुफाद का काम कर रहे हैं और वो है जो इंटरकनेक्टेड है हुकूमत से। यानी वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है, फिर भी जो है वो किसी एक मसले को हल करने के लिए वो जो है वो हुकूमत से कांटेक्ट करते हैं, हुकूमत पर दबाव डालते हैं कि वो इस मसले के खिलाफ जो है वो कदम उठाए। मुसलसल सरगर्म अमल रहकर उस मसले के मुतालिक अवामी राय आमा हमवार करके सियासी पार्टी और हुकूमत पर दबाव डालते हैं। यानी वो जगह जगह जो है वो उस चीज़ के खिलाफ, उस मसले के खिलाफ जो है लोगों को बताते हैं, उनकी जो है वो उनकी हिमायत हासिल करते हैं, एक लोगों का अच्छा खासा ग्रोह जमा हो जाता है और फिर जो है वो सियासी पार्टी जो इलाकाई पार्टी है, जो हुकूमत है, उस पर जो है दबाव डालते हैं कि आप जो है वो इस मसले को हल करें। तो ये जो इज्तिमाई अमल होता है, इज्तिमाई अमल क्योंकि जो है वो पूरा ग्रोह बन जाता है, तो इस इज्तिमाई अमल को जो है वो तहरीक कहते हैं। इज्तिमाई अमल जो है वो तहरीक की रूह होती है। कोई भी तहरीक को अगर फ़ाल रखना है, अगर उसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ना चाहिए, तो जितनी आप मजबूत भीड़ जमा कर सकेंगे, भीड़ जमा करना मतलब नहीं होता है, मजबूत भीड़ जो है वो जमा हो, यानी आपके साथ आपके एकदम सच्चे और एग्जैक्ट सपोर्टर हो, तो जो है वो आपकी तहरीक फ़ाल होती है। अब जमहूरियत में तहरीकों को बड़ी अहमियत हासिल है। क्यों? जमहूरियत सबसे पहले तो डेमोक्रेसी होती क्या है, अवाम के लिए, अवाम में से और अवाम के ऊपर जो है हुकूमत जो होती है वो डेमोक्रेसी होती। तो जमहूरियत में तहरीक क्यों अहमियत है? क्योंकि तहरीक अवाम करती है, अवाम जो है, नॉर्मल जो आम लोग हैं वो सारे मिलकर जो है वो किसी मसले के खिलाफ उठते हैं। तो एक तरह से वो अवाम जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, अवाम में से लोग आ रहे हैं और फिर अवाम के लिए ही काम हो रहा है, यानी समाज के लिए ही काम हो रहा है। तो इसलिए जो है वो इसमें बड़ी अहमियत हासिल है। तहरीक के ज़रिए मुख्तलिफ अवामी मसाइल ज़ेर बहस आते हैं जो समाज के मसाइल हैं। हुकूमत को फिर उस मसले पर तवज्जो देनी पड़ती है क्योंकि एक अच्छी खासी जो है वो ग्रोह मुनज़्ज़म हो जाता है उस मसले के लिए और उस पर जो है फिर वो हुकूमत से मिलकर बातचीत करते हैं। तो हुकूमत को उस मसले पर तवज्जो देनी पड़ती है। तहरीक के रहनुमा और कारकुन जो भी है, जो हेड है, जो लीडर है, वो और कुछ जो मेंबर्स मिलके जो है वो मसाइल के मुतालिक सारी मालूमात फराहम करते हैं और फिर जो है पॉलिसी जब हुकूमत बनाती है अपनी आने वाली वक्त के लिए, तो उनसे जो है उसे बड़ा फ़ायदा होता है कि उन्हें भी एक अंदाज़ा हो जाता है कि समाज में जो है वो क्या मसाइल है, लोगों को किन चीज़ों से तकलीफ़ होती है, हमें किस चीज़ के खिलाफ जो है वो काम करना है। हुकूमत के बाज़ फैसले या पॉलिसी की मुखालफत करने के लिए भी तहरीक चलाई जाती है। ऐसा नहीं है कि तहरीक सिर्फ समाजी मसाइल के लिए है। अगर हुकूमत किसी किस्म का कानून नाफिज कर रही है, किसी किस्म की पॉलिसी बना रही है जो लोगों को लगता है कि उनके लिए सही नहीं है, वो उनकी मुखालफत करते हैं या मजम्मत भी कर सकते हैं, तो उसको जो है राइट टू प्रोटेस्ट का हक है। जो हमारे दस्तूर में कुछ बुनियादी हुकूक हमें दिए गए हैं, शहरियों को दिए गए हैं, उसमें से एक जो है वो हक है राइट टू प्रोटेस्ट, यानी मुखालफत या मजम्मत करने का हक। लेकिन इसका इस्तेमाल इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ हुदूद में रहते हैं और ज़िम्मेदाराना तरीके से किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि राइट टू प्रोटेस्ट का हक है तो खूब भीड़ लेकर जो है वो हमला कर दिए कहीं पर, या किसी के खिलाफ जो है वो खूब मतलब जारहाना तरीके से कोई भी अमल ना हो। बहुत ही शांति के साथ, सब्र के साथ जो है वो अपनी एक लिमिट में रहते हुए एक ज़िम्मेदार शहरी की तरह जो है वो हमें उसकी मुखालफत करनी चाहिए। अब तहरीक से मुराद क्या है? असल में आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है और डेफिनेशन वाइज जो है वो तहरीक किसे कहा जाएगा, तो तहरीक सबसे पहले तो एक इज्तिमाई अमल है। हाँ, इंडिविजुअली भी करते हैं लोग, लेकिन वो जो है वो उसके खिलाफ एक इंडिविजुअल का खड़ा होना और एक ग्रुप का खड़ा होना बहुत इम्पैक्ट में असर होता है। तो जो तहरीक कहलाएगी वो इज्तिमाई अमल होगा, यानी कि वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा लोग जो है वो उसमें होंगे, एक अच्छा खासा ग्रोह होगा और फ़ाल शिरकत होगी, यानी भीड़ ना हो। जो लोग हैं उस मेंबर जो उस ग्रुप में शामिल है, उस तहरीक में शामिल है, वो काम कर रहे हो और उस मसले को हल करने के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश उनकी चालू हो। तो फ़ाल शिरकत होनी चाहिए उनकी। तहरीक लोगों के किसी मखसूस मसले की बुनियाद पर बनाई गई तंजीम होती है। मसलन आलूदगी के वाहिद मसले को लेकर भी तहरीक शुरू की जा सकती है और शुरू की भी गई है। ऐसे बहुत से इंडिविजुअल मसले को लेते हुए जो है तहरीक की जाती है और कई पर ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर शोबे के लिए या एक पर्टिकुलर ग्रोह के लिए जो है वो होती है, यानी ख़वातीन के लिए तो वो ख़वातीन के सारे मसाइल पर तहरीक करती, किसानों का है तो वो किसानों के हक़ के लिए लड़ते हैं, आदिवासियों का है तो वो आदिवासियों के हक़ के लिए लड़ते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो तहरीकें बनाई जाती। तहरीक के पेश नज़र कोई मखसूस अवामी मुफाद या मसला भी होता है
जैसे कि कोई ख़ास जो है वो बुराई है समाज की, जैसे रिश्वत, शैतानी, मुखालिफ तहरीक है, इनका मकसद होता है कि रिश्वतखोरी को ख़त्म की जाए। तो तहरीक के जो मकासद है वो एक इंडिविजुअल मसला भी हो सकता है, एक ख़ास समाज की बुराई हो सकती है, एक ख़ास ग्रोह हो सकता है समाज का। तहरीक के लिए लेकिन कोई कायद होना चाहिए। कायद क्या होता है? लीडर जिसे कहा जाता है। क़यादत की वजह से तहरीक फ़ाल होती है। एक लोगों में अगर वो ख्याल रहेगा कि हमको जो है वो एक सही राह में ले जाने वाला है, हमको एक राह पे ले जाने वाला कोई इंसान हमारे ऊपर मौजूद है और जो हमको इकट्ठा करके जो है वो एक सही मकसद के लिए ले जाएगा, तो उनमें भी जो है वो एक तरह से एकता बनी होती। तो जो लीडर होता है उसका होना ज़रूरी है और उसका सही होना बहुत ज़रूरी है। तहरीक के जो मकसद होते हैं, जो प्रोग्राम है, कहाँ कहाँ क्या करना है, क्या बोलना है और किस तरह से प्रोटेस्ट करना है, किस हद तक प्रोटेस्ट करना है, उन सब की तैयारी में जो है वो फैसले लेने के लिए कायद जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मजबूत क़यादत हो तो तहरीक भी जो है नतीजा खेज साबित होती है। यानी क़यादत मजबूत होगी तो सबसे पहले तो हमको हमारे मकसद सही पता होंगे, उसके बाद हमारी जो आगे की प्लानिंग है वो सही होगी और वो जो कायद है वो और कुछ ख़ास मेंबर्स मिलके जो है वो गवर्नमेंट से भी बात कर सकते हैं कि आप जो है सिलसिले में कदम उठाए। तो मजबूत क़यादत होना जो है वो तहरीक के लिए बहुत ज़रूरी है। तहरीक एक तंजीम की शक्ल में होती है। तंजीम के बगैर तहरीक मसाइल को हल नहीं कर सकती। जैसा मैंने भी कहा कि एक ख़ास शोबे के लिए जो है वो एक ख़ास तंजीम होती है। जैसे किसानों की तहरीक के लिए किसानों की तंजीम काम करती है, ख़वातीन के लिए ख़वातीन की तंजीमें काम करती है, बच्चों के लिए जो है वो बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के साथ गलत ना हो उसके लिए काफ़ी सारे तहरीक तंजीमें मौजूद है, काफ़ी सारे NGOs मौजूद है, तो वो काम करते हैं। तो इसलिए तहरीक के लिए जो है वो एक तंजीम भी उसके पीछे जो है वो एक मौजूद होती है। किसी भी तहरीक के लिए अवामी हिमायत बहुत ज़रूरी होती है। अवाम को वो मसला जो जिसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाई जाने जा रही है वो उनका अपना मालूम होना चाहिए। यानी वो अगर उस मसले से जूझ चुके हैं, वो उस मसले को फेस कर चुके हैं, तो अवाम ऑफ कोर्स जो है वो जानते हैं कि ये मसला किस हद तक जो है वो उनके लिए परेशान कुन है, तो वो जो है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शिरकत लेंगे कि हाँ भाई इस मसले को हल करना ज़रूरी है, हमें इससे तकलीफ़ होती है। तो जिस मसले की बुनियाद पर तहरीक वजूद में आई है, अवाम को वो मसला अपना मालूम होना चाहिए, वो उनके समाज से जुड़ा होना चाहिए। तो उसलिए जो है वो अवामी हिमायत बहुत ज़रूरी है और अवाम सपोर्ट करेगी तो जो है वो एक अच्छा खासा ग्रोह तैयार हो जाएगा और फिर जो है वो उससे हुकूमत पर उस चीज़ के ख़िलाफ़ काम करने में जो है वो दबाव ज़्यादा पड़ेगा। तो तहरीक ये है कि इज्तिमाई शक्ल में होती है, उसके मकासद जो है वो मसले या किसी ख़ास शोबे या किसी ख़ास ग्रोह के लिए हो सकते हैं, उसके लिए कायद ज़रूरी है। आदिवासी जो ट्राइबल कम्युनिटी हमारे देश में मौजूद है और मोस्टली जो है वो ये जंगलाती इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में मुकीम है, तो इनके क्या तहरीकें थी और मसाइल थी वो हम देखने वाले हैं। आज़ादी से कब्ल के अहद में अंग्रेज़ों ने आदिवासियों के जंगलाती दौलत पर गुजर बसर करने के हक़ पर रोक लगा दी। जैसा मैंने अभी कहा कि आज़ादी से कब्ल भी और आज के दौर में भी आदिवासी जो है वो ज़्यादातर जंगलों में या फिर जो है वो बहुत घने पहाड़ी इलाकों में, बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जो है वो रहते हैं। आबादी से बहुत दूर रहते हैं ये लोग अपनी अलग एक बस्ती बसाकर। तो आज़ादी से पहले के दौर में अंग्रेज़ों ने क्या किया, जो आदिवासी जंगलों में रहते थे तो वो वहाँ की सारी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करते थे, उनका सारा गुजर बसर जो है वो जंगल पर मुबनी था। तो अंग्रेज़ों ने उस हक़ पर रोक लगा दिया। यानी उन्होंने क्या किया कि आदिवासियों का जंगल पर कोई हक नहीं है, उन्हें जो है वो अगर वो चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उसे उनको पे करना पड़ेगा उसके लिए। और जो है वो काफ़ी सारी जैसे जंगल की काश्तकारी, जंगलों में जो खेती की जाती है, जंगल की चीज़ें जो जंगल में से हासिल होती है उस पर जो है वो ये लोग काम करके जो है वो अपना गुजर बसर करते, तो वो सारी चीज़ों पर अंग्रेज़ों ने जो है वो रोक लगा दी। तो इस वजह से जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो बगावतें हुई, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावतें हुई, जिसमें जो है वो कुछ कबीले काफ़ी अहमियत के हामिल है, जो आपको वेब खाके में भी पूछ सकते हैं। जैसे छोटा नागपुर में कोलाम कबीला है, वो उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर बगावत में हिस्सा लिया। उड़ीसा में गोंड कबीला है उन्होंने, और महाराष्ट्र का कोली, भील और रामोशी, ये तीनों कबीलों ने जो है वो इस बगावत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। बिहार का संथाल और मुंडा कबीला जो है वो भी जो है वो इस बगावत में शामिल था।
और इनकी बगावत का सबसे बड़ा जो मांग थी, सबसे बड़ा जो मुतालबा था वो था कि जंगलात पर उनका हक तस्लीम किया जाए। यानी उनका कहना था कि हम जो है वो हम एक अरसे से यहीं रहे आ रहे हैं और यही हमारा सब कुछ है, हम जंगल में रहते हैं, जंगल से ही हमारा गुजर बसर होता है, तो हमारा जंगलात पर हक जो है वो तस्लीम किया जाए। जो जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा है वो हम करेंगे, यानी जंगल से जो खेती मिल रही है, जो वहाँ के नदी में से जो चीज़ें दरियाफ्त होती है, जो मछलियाँ हैं, वहाँ के जानवर है, वहाँ की लकड़ियाँ, सब पर जो है वो इनका हक है। और जो जंगलाती पैदावार का ज़ख़ीरा है वो ये हम करेंगे अपने पास, उससे हम अपना गुजर बसर करेंगे। इसके अलावा जंगल की ज़मीन में खेती का इख्तियार, जो ज़मीन जंगल में मौजूद है, जंगल के अंदर है, वहाँ पर जो है ये लोग खेती करते थे, जिसके लिए मोस्टली जो है वो गश्ती काश्तकारी, यानी जंगल का एक हिस्सा जलाकर वहाँ पर जो है वो काश्तकारी की जाती थी, खेती की जाती थी, वो तरीका इस्तेमाल होता था। तो उनको वो भी हक था कि हम जंगल की पैदावार का ज़ख़ीरा करेंगे, हम जंगल की ज़मीन पे खेती करेंगे, हमारा जंगल जो है वो हमारा होगा, हमारा जो हक है वो उस पर कबूल करो। ये जो है वो उनकी तहरीक के अहम मुतालबात थे। अब देखते हैं किसानों की तहरीकें, जो आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक है। बट हम जो है वो भारत के किसानों की तहरीक जो आज़ादी से पहले थी वो देखेंगे। भारत के किसानों की तहरीक एक इंतहाई अहम तहरीक थी। हम जानते हैं बरतानवी हुकूमत के नौआबादियाती अहद में सरकार की ज़राअत मुखालिफ पॉलिसी की वजह से किसान मुनज़्ज़िम होने लगे। ज़राअत मुखालिफ पॉलिसी थी जिसमें जो कॉमन बात थी वो ये थी कि सरकार बताएगी या बरतानवी हुकूमत जो है वो डिसाइड करेगी कि जो है वो हमको कौन सी फसल की खेती करनी है। इसके अलावा जो उसका रेट है वो भी जो है वो बरतानवी हुकूमत डिसाइड करती थी, जिसकी वजह से किसानों को काफ़ी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। इसके अलावा जो फसल वो लोग डिसाइड करते थे बरतानवी हुकूमत, वो भी जो है वो उसकी वजह से ज़मीन जो है वो बहुत जल्दी बंजर हो जाती थी। तो इस वजह से किसान जो है वो उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ जो है वो मुनज़्ज़िम होने लगे, नहीं एक साथ आकर उसके ख़िलाफ़ हो गए। हमने जो है वो बारडोली तहरीक, चंपारण सत्याग्रह, खोती सत्याग्रह सबके मुतालिक जो है पढ़ा है, जिसमें ख़ासकर महात्मा फुले, न्याय मूर्ति रानडे और महात्मा गांधी जो है वो अहमियत के हामिल शख्सियात है। इसमें उन्हीं के ख्याल से जो है वो तरगीब हासिल हुई और फिर जो है वो किसानों ने भारत में काफ़ी बड़ी जो है वो तहरीकें चला दी, जैसे 1859, 1872, 1847, 1920, 1917 और 1946। ये जो है वो भारत की कुछ अहम किसान आंदोलन की तारीखें हैं। अब किसान आंदोलन जो होते थे या किसान तहरीक जो होती थी, जो फार्मर मूवमेंट थी, उसके मसाइल क्या थे और उसकी जो है वो मुतालबात क्या थे। तो ज़राअत से मुतालिक चंद इस्तिलाहात है, जैसे कुछ टर्म्स है, जैसे कुल कायदा है या जो जोते उसकी ज़मीन, यानी जो जोते उसकी ज़मीन यानी जो उस पर खेती करेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है वो किसानों के अंदर जो है वो काफ़ी इख्तिलाफ़ात हो गए और उसकी तहरीक जो है वो सुस्त पड़ गई थी। जिसमें एक चीज़ ये है कि किस पर जो है वो किसका हक होगा। इसके अलावा जो कर्ज होता था, साहूकार वगैरह होते थे, उसकी बेस पर जो है वो काफ़ी इख्तिलाफ़ात हुए किसानों के दरमियान और उसकी वजह से जो ये तहरीक चल रही थी वो थोड़ी सुस्त पड़ गई। लेकिन उसके बाद जो है वो सब्ज़ इंकलाब आया डॉक्टर MS स्वामीनाथन की तरफ से और उसके बाद जो है किसान तहरीक ज़्यादा फ़ाल और मौसर बन गई। ग्रीन रेवोल्यूशन हम जानते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो खेती किस तरह हो और उससे जो है वो किसानों को किस तरह फ़ायदा हो, उसके मुतालिक काफ़ी बड़ी कमीशन और कमेटी उस पर बिठाई भी गई थी। तो ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए और अनाज के सिलसिले में खुद कफील बनने के लिए जो है वो सब्ज़ इंकलाब लाया गया था। लेकिन इससे गरीब किसानों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो है वो किसानों में ही दो तिबके बन गए कि एक अमीर किसान और एक गरीब किसान, और उनमें जो है बेइत्मीनानी बढ़ गई और किसानों का आंदोलन शुरू हो गया। यानी जो बड़े बड़े किसान थे या जिनकी ज़मीनें ज़्यादा थी उनको जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो अमीर हो गए। लेकिन जो गरीब किसान थे, जो एकदम निचले दर्जे के किसान थे, उनको जो है इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ और फिर किसान के अंदर ही दो ग्रुप बन गए कि भाई ये अमीर किसान है और ये गरीब किसान है। तो इसी वजह से जो है वो तंजीम और जो है तहरीक और ज़ोर पकड़ती गई और फिर जो है वो उनके मुतालबात बढ़ गए। उनके मुतालबात ज़्यादा कुछ नए या अलग नहीं है। ज़रूरी पैदावार की मुनासिब कीमत दी जाए, यानी उनका जो भी अनाज या जो भी उनकी फसल होती थी उसको बहुत ही कम दामों में ख़रीदा जाता है। जैसे कुछ रुपयों में जो है वो 1 किलो या इतने किलो जो है वो ख़रीदा जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम दामों में। तो उनकी मांग थी कि हमको जो है वो बराबर इसकी कीमत दी जाए ताकि हमारा भी गुजर बसर हो जाए। ज़राअत को सनद का दर्जा दिया जाए। सनद का दर्जा देना यानी एक मतलब उसका प्रॉपर
एडमिनिस्ट्रेशन हो और प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ उनको दी जाए, ताकि जिस तरह एक सनत को किस तरह एक हेड देखता है और उसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है, सारा मेंटेनेंस होता है, तो उसी तरह ज़राअत पर भी जो है वो उसी तरह की निगरानी की जाए, उसी तरह का उसको जो है सहूलत दी जाए, ताकि जो है वो ज़राअत भी आगे बढ़ सके, या जो ये फील्ड है वो भी आगे बढ़ सके। स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशात को मंजूर किया जाए। और डॉक्टर MS स्वामीनाथन के जो ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई थी और उसके मुतालबात को जो है वो मंजूरी दी जाए, ऐसी किसान तंजीमों की मांग है। उसमें जो है वो कुछ इस तरह की थी कि जो ज़मीन है वो तकसीम की जाए और पानी की सहूलत जो है, बीज और खाद की सहूलियत, ये सब जो है वो किसानों को दी जाए। कर्ज माफ़ी, कर्ज तो हमेशा से जो है वो किसानों का एक बड़ा मसला रहा है, और वो कर्ज माफ़ी जो टैक्स वगैरह है और इसके अलावा जो लोन वो लोग लेते हैं उसकी जो है माफ़ी के लिए अक्सर जो है वो तहरीकें की जाती है। कर्ज से आज़ादी और ज़राअत पर कौमी पॉलिसी कराने, यानी जो नेशनल पॉलिसी बनाई जाती है हमारे मुल्क की, उसमें जो है वो किसान को और जो ज़राअत है उसके मुतालिक जो है वो कुछ ख़ास फैसले किए जाएँ। ये जो है किसान तंजीमों के मुतालबात थे। इसके अलावा किसानों की खुद की जो है वो कुछ अहम तंजीमें भी है जो ये सारी बातें जो है वो सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, तहरीक को जो है वो मुतहर्रिक करने के लिए, उसको फ़ाल बनाने के लिए और उसको मुनज़्ज़म रखने का काम करती है। जैसे शेतकरी संगठन है, ऑल इंडिया किसान सभा या भारतीय किसान यूनियन जो है वो इनकी अहम तंजीमें हैं। अब हम आते हैं मज़दूर तहरीक की तरफ, जो एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का तिबका है, मज़दूरों का तिबका। भारत में मज़दूर तहरीक का पस मंज़र सनतकारी। जैसे जैसे भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी जब इंडस्ट्रीज़ कायम होने लगी तो उसमें जो है वो फिर लोग काम करने जाने लगे और वहाँ से जो है फिर वो मज़दूर इकट्ठा हुए और फिर मज़दूर तहरीक का, मतलब उससे पहले भी मज़दूर थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और जब सनतें कायम होने लगी तो मज़दूर जो है बड़े पैमाने पर आने लगे और फिर जो है वो उनको जब अपने मसाइल दिखे तो वो एक साथ जो है वो मुनज़्ज़म हो गए। भारत में 19वीं सदी के निस्फ़ आखिर में कपड़ों की मिलें बहुत कायम हुई, रेलवे कंपनी जैसी सनतें भी शुरू हुई। 1899 में रेलवे के मज़दूरों ने सबसे पहले अपने मुतालबात मनवाने के लिए हड़ताल की थी, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए बाद में जो है 1920 में, यानी कुछ 21 सालों बाद जो है वो एक बड़ी तंजीम कायम हुई, उसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा जाता है। तो वो जो है वो पहली मज़दूरों की तहरीक थी। उसके बाद जो है फिर आज़ादी के बाद मज़दूरों की तहरीक जो है वो एक मौसर ढंग से काम करने लगी। 1960-70 की दहाइयों में मज़दूरों की तहरीक ने कई आंदोलन किए थे और जितना मुझे याद है आई थिंक महाराष्ट्र वगैरह में जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये तहरीकें जड़ पकड़ी थी और फिर वहाँ से जो है सारे मज़दूर, महाराष्ट्र से सारे मज़दूर जो है वो गुजरात वगैरह की साइड चले गए और आज जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसीलिए गुजरात में काफ़ी फेमस है, क्योंकि महाराष्ट्र में पहले सारे काम होते थे मगर मज़दूर तहरीक की वजह से जो है वो काफ़ी मज़दूर जो है वो गुजरात की तरफ चले गए। लेकिन 1980 से जो है वो मज़दूर तहरीक बिखर गई और फिर जो है वो पूरे भारत में ये मतलब बिखर गई और फिर जो है वो जो एक पर्टिकुलर जगह होती थी जो तहरीकें और एक पर्टिकुलर जगह के मज़दूर जो है वो मुखालिफत करते थे, अब ये पूरे भारत में जो है वो मज़दूरों के मसाइल उभरने लगे और उसका सबब था आलमकारी जो मज़दूरों की तहरीक पर असर दे रहा था। अब इनके मसाइल क्या थे? बेकायदा रोज़गार, यानी एक कोई पैटर्न नहीं बोलेंगे, एक रेगुलरिटी नहीं थी, यानी उनको रोज़ रोज़ नहीं, जब काम रहा तो बुलाए, जब काम नहीं तो कुछ नहीं, उनको रोज़ की रोज़ सैलरी दी जाती थी। तो जिस दिन काम नहीं होगा उस दिन जो है उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। माशी अदम तहफ़्फ़ुज़, वही कि उनको रोज़ रोज़ जो है वो सैलरी मतलब दिन का दिन दे दिया जाता था, जो भी काम का पैसा होता था, तो उनके पास जिस दिन वो काम नहीं करेंगे उस दिन उनके पास रोटी लाने के लिए पैसे नहीं होंगे, उनको अपना घर चलाने के लिए पैसे नहीं होगा। तो माशी अदम तहफ़्फ़ुज़ था उनमें, मज़दूर कवानीन का तहफ़्फ़ुज़ ना होना, उसके अलावा सेफ्टी बिल्कुल नहीं थी, काम के लामहदूद औकात थे, यानी जो बहुत ज़रूरतमंद मज़दूर है या बहुत गरीब मज़दूर है उनको जो है वो मालिक पूरा पूरा दिन काम कराते थे और बिना किसी ब्रेक के जो है वो कई कई घंटों तक काम करना रहता था। तो लामहदूद औकात, काम करने की जगह पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का माहौल, यानी साफ़ सुथरी जगह नहीं है, वहाँ पर इतना रिस्क है, और इसके अलावा जो है वो अगर गहराई वाले इलाकों में काम कर रहे हैं तो कोई सेफ्टी प्रेफरेंस नहीं होता था, कुछ सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जो है हेलमेट वगैरह कुछ भी जो है वो मज़दूरों के पास नहीं होता था, और इवन चप्पल तक उन लोगों के पास नहीं होती थी, तो उनको करंट लग जाए, कोई मर जाए, कोई गिर जाए, कोई जो है वो उनके आगे पीछे देखने वाला नहीं था। मुज़िर सेहत माहौल, वही चीज़ के आसपास जो है वो माहौल साफ़ सुथरा नहीं था, इस वजह से जो है वो मज़दूरों को काफ़ी उनकी सेहत को भी, उनके घर वालों को भी, उनकी जान को भी हमेशा ख़तरा जो है वो लाहक
हुआ करता था। तो उनकी यही तहरीक के मसाइल थे कि इन सारे मसलों को सॉल्व किया जाए। अब बात करते हैं ख़ातीन तहरीक की। ख़ातीन तहरीक तो एक अरसे से चली आ रही है, एक अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं। इनके मौज़ूआत वही ख़ातीन के साथ, औरतों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी को रोकना, उनके इस्तेहसाल पर उनके ऊपर होने वाले जुल्म को रोकना, इज़्ज़त व वक़ार के साथ उनको समाज का एक हिस्सा मानना, और ना कि उनको जो है वो अपनी पैर की जूती मानना, बल्कि समाज का एक शोबा मानना, एक इज़्ज़तदार शोबा मान के उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका दो, उनको अवामी ज़िंदगी में शरीक करो, उनको समाज के फ़ैसलों में शिरकत दो। ये जो है ख़ातीन तहरीक के मौज़ूआत थे। आज़ादी से पहले की बात करें तो काफ़ी रहनुमा, जिसमें हम काफ़ियों को जानते भी हैं, जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर है, जिन्होंने जो है वो विडो रीमैरिज यानी जो बेवाओं की दोबारा शादी होती है, इस मौजू पर जो है वो काफ़ी काम किया। राजा राम मोहन राय सती प्रोहिबिशन एक्ट में जो है वो इन्होंने काफ़ी अहम रोल अदा किया। महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने औरतों की तालीम के लिए हम जानते हैं कि बहुत बड़ा काम अंजाम दिया। इसके अलावा महर्षि डोंडू केशव कर्वे, पंडिता रमाबाई रानडे और भी ऐसी कई शख्सियात हैं जिन्होंने ख़वातीन तहरीक के लिए या ख़वातीन के लिए जो है वो काफ़ी अहम रोल अदा किए, उनकी तहरीक में काफ़ी ताउन दिया। अब इनके ताउन से कुछ इस्तिलाहात की गई, कुछ इस्लाहात यानी कुछ चेंजेस आए, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ एक्ट पास किए गए, जिसके खिलाफ जो है वो मतलब वो चीज़ें जो है वो इल्लीगल करार दे दी गई। जैसे रस्म सती मुखालफत, जो सती की रस्म होती थी कि जो है वो शौहर का जब इंतकाल हो जाए तो उसके साथ जो है, उसकी चिता के साथ जो है वो औरत को भी जला दिया जाता था। तो ये एक मतलब कोई बेस ही नहीं था। तो इस वजह से जो है वो इसके खिलाफ काफ़ी सारे आंदोलन हुए और बाद में जो है वो सती प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो पास कर दिया गया, जो आई थिंक अंग्रेज़ों के दौर में अंग्रेज़ों के ज़रिए किया गया था। इसके अलावा बेवाओं की दोबारा शादी, यानी अगर किसी के शौहर का इंतकाल हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल वहाँ ख़त्म हो जाती थी, और उसको जो है वो कोई रंग वो पहन नहीं सकती, सिर्फ सफ़ेद, उसको बाल सजने संवरने का, श्रृंगार करने का कोई हक़ नहीं था। तो उनकी दोबारा शादी, मतलब जिसको हक़ भी नहीं था सजने संवरने का, उनकी दोबारा शादी का तस्वुर लाया गया, और बेवाओं की दोबारा शादी पर जो है वो आंदोलन करके फिर उस पर जो है विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो पास किया गया। बचपन की शादी मुखालफत, ये तो चाइल्ड मैरिज हमेशा से एक जो है वो गलत चीज़ रही है, और इसके खिलाफ जो है वो अब काफ़ी स्ट्रिक्ट कानून जो है वो बनाए गए हैं। औरतों की तालीम के लिए काफ़ी पॉलिसीज़, काफ़ी स्कीम्स जो है वो अप्लाई की गई, ताकि जो है वो इनको औरतों को जो है वो तालीम मुकम्मल हासिल हो जाए। औरतों को वोट देने का हक़ जो पहले नहीं हुआ होता था, औरतों को और समाज की जो कमज़ोर तबकात थे उनको जो है वोट देने का हक़ पहले नहीं था, लेकिन बाद में जो है वो इस पर जो है वो काम करके आगे जो है वो औरतों को भी और दूसरे समाज की तबकात को भी वोट देने का हक़ हासिल किया गया या उन्हें वो हक़ दिया गया। आज़ादी के बाद से दस्तूर हिंद में औरतों को हर मामले में मसावी हक़ दिया गया। काफ़ी सारी तहरीकें हुई जिसकी वजह से जो है वो दस्तूर में तरमीम करते हुए औरतों को मसावी हक़ दिया गया, लेकिन शोबों में जो है वो औरतों के साथ अमलन मसावी सलूक नहीं किया जाता। इवन आज भी जो है वो हम देखेंगे औरतों को अल्फाजों में, किताबों में जो है वो मसावी हक़ दे दिया गया है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आज भी कई जगहों पर जो है वो औरतों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है, उन्हें कम समझा जाता है, उन्हें हकीर समझा जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। इस दौर में भी औरतों की तहरीक का मकसद आज़ादी निस्वा ही है कि उनको जो है वो समाज में एक इंसान की हैसियत से कबूल किया जाए, एक बाइज़्ज़त मकाम दिलाया जाए, और इसका एक मकसद जो है औरतों की आज़ादी भी था। ये जो है वो आज़ादी से पहले भी यही तहरीक का मकसद रहा है, आज भी जो तहरीकें होती है उसका वही मकसद है कि औरतों को एक इंसान समझा जाए, एक समाज में एक बाइज़्ज़त मकाम दिया जाए, और उन्हें भी जो है वो समाज के बाकी लोगों की तरह इक्वली ट्रीट किया जाए, सारे मौके जो है वो उन्हें भी दिए जाए जो बाकी लोगों को मैसर है। भारत में रिश्वत सितानी यानी जो रिश्वत लेने की, रिश्वत खोरी की है जो प्रथा चली आ रही है, जो बहुत बड़ा मसला है समाज का। ज़ात पात का निज़ाम जो है वो, मजहबी कट्टरपन जिसे जो है वो हम इलाकायत में ले या फ़िरका परस्ती में ले, और ज़ात पात का निज़ाम है, ये सारे जो है मसाइल हमेशा से भारत में चले आ रहे हैं, और इसके खिलाफ आज भी आंदोलन जारी है। इन आंदोलन में, इन तहरीकों में ख़वातीन ने बड़े पैमाने पर शिरकत की है, और जब उन्होंने समाज के दूसरे मसाइल के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई, तब उन्हें एहसास हुआ कि हमारे साथ भी जो है वो नाइंसाफ़ी होती है। इस वजह से ख़वातीन की रहनुमाई में ही ख़वातीन तहरीक शुरू हुई, यानी ऐसी काफ़ी सारी जो है वो औरतें हैं जो औरतों के लिए काम कर रही है और उनको मुनज़्ज़म करके उनकी जो है वो तहरीक चला रही है। और औरतों की जो तहरीक है, ख़वातीन तहरीक है,
वो जो है उसमें सिर्फ यही चीज़ें नहीं आती कि उनको एक बाइज़्ज़त मकाम दिया जाए, उन्हें मसावी मौके दिया जाए। इसके अलावा औरतों की जो सेहत है, उनका समाजी तहफ़्फ़ुज़, उनकी माशी खुद कफ़ालत, उनको रोज़गार के मौके और उनका इस्तेहकाम जैसे नुकात पर भी जो है वो अलग अलग सतहों पर जो है अलग अलग तंजीमें काम कर रही है। औरतों की तालीम और उन्हें इंसान का दर्जा जो है वो हर दौर का एक पुरस्कार चैलेंज जो है वो रहा है, और ख़वातीन की मौजूदा तहरीक का मकसद भी यही है कि एक इंसान और एक समाज का दर्जा दिया जाए। अब आपको जो है वो एक एक्स्ट्रा चीज़, एक बॉक्स दी गई है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस पर नोट या वजूहात में से एक क्वेश्चन तो आता ही है डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा के बारे में। इन्हें जो है वाटर मैन ऑफ इंडिया, इन्हें जल पुरुष, भारत के जल पुरुष जो है कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान के इलाके में एक बड़ा आबी इंकलाब लाया। उन्होंने क्या किया, राजस्थान में जो है वो हज़ारों पुश्ते कायम किए, यानी दरियाओं पर जो मिट्टी के बंद बांधे जाते हैं पानी को रोकने के लिए, वो जो है वो उन्होंने बनाए। इसके अलावा फिर राजस्थान के रेगिस्तान में जो दरिया को नई ज़िंदगी, यानी उन्होंने राजस्थान जैसे सहराई इलाके में जो है वो पानी को मैसर करवाया। तो इस वजह से जो है उन्हें जल पुरुष कहा जाता है। इन्होंने तरुण भारती सिंह संघ नामी तंजीम कायम करके सैकड़ों गाँव में तकरीबन 11,000 पुश्ते तामीर किए। पूरे मुल्क में जो है वो ये पद यात्रा यानी जो है वो चल के, जो मतलब पूरे मुल्क का दौरा चल के किया, और वहाँ पर लोगों के पास जाकर जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ आब यानी पानी को बचाने, दरियाओं को दोबारा ज़िंदगी देने, जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ और जंगली हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह की मुहिम चलाई। पिछले 31 बरसों से इनकी ये समाजी तहरीक जारी है। ये टेक्स्ट बुक जब बनी थी उसको भी 3 साल हो गया, यानी 34 बरसों जो है वो इनकी समाजी तहरीक जारी है। और उन्हें जो है वो पानी का नोबल इनाम, यानी पानी के फील्ड में एक इनाम है स्टॉकहोम वाटर प्राइज़, वो जो है वो उस फील्ड का सबसे बड़ा इनाम है, उन्हें जो है वो इससे नवाजा गया है। ये है हमारे वाटर मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र सिंह राणा। अब आते हैं माहौलियाती तहरीक। माहौलियाती तहरीक कोई जो है वो नई चीज़ नहीं है, हम बखूबी वाकिफ़ है। माहौलियात की तनज़्ज़ुली आज के ज़माने में कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह का संगीन मसला है। कई सारी मीटिंग्स हो चुकी है इस पर, कई सारे कमीशंस, कई सारी कमेटी, कई सारे जो है वो मौज़ूआत पर जो है वो अलग अलग तरह से तबसरा होता है, लेकिन आज भी जो है वो इसका हल नहीं जो है निकाल पाए हैं। माहौलियात की बर्बादी को रोकने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारी तहरीकें सरगर्म अमल है, और इस शोबे में जो है वो बैनुल-अक़वामी ताउन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यानी बाकी सारी जो तहरीकें हैं वो है, लेकिन जो माहौलियाती तहरीक है वो सिर्फ हमारे मुल्क का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। इसमें जो है वो वही सारे मसाइल है कि भारत में माहौलियात को, मौज़ूआत को तरजीह देते हुए कई तहरीकें जारी है, चाहे फिर वो चिपकू तहरीक हो जो जंगलात को बचाने के लिए, या नर्मदा बचाओ तहरीक हो, या जो अभी आर्य कॉलोनी वाली तहरीक थी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो भारत में एक अरसे से माहौलियात की तहरीक चालू है। इसमें हयाती तनों का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो नबातात है, जो बायोडाइवर्सिटी भारत में मौजूद है, उन हैवानात का तहफ़्फ़ुज़, उन जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, पानी के मुख्तलिफ मंबों का तहफ़्फ़ुज़, यानी जो जहाँ से पानी या जहाँ से जो है नदी या दरिया बहना शुरू होता है, उन जगहों का जो है तहफ़्फ़ुज़, वहाँ आलूदगी ना हो। इसके अलावा जंगलाती गिलाफ, दरियाओं की आलूदगी, सब्ज़ पट्टे का तहफ़्फ़ुज़, कीमियाई मादों का इस्तेमाल और उनके ख़राब असरात जो हम जानते हैं, तीनों तरह की आलूदगी को रोकना वगैरह मसाइल की यकसुई के लिए जो है वो काफ़ी सारी तहरीकें जारी हैं। अब एक नई चीज़ आई है जिसे कहते हैं सार्फिन तहरीक। सार्फिन यानी गाहक, यानी जो कंज्यूमर है, जो चीज़ें ख़रीदता है। 1986 में तहफ़्फ़ुज़ सार्फिन कानून बनाया गया, और उसके बाद जो है वो सार्फिन की तहरीक का आगाज़ हुआ। इस तहरीक का जो मकसद है वो थोड़ा अलग है और थोड़ा वसी है, क्योंकि समाज का पूरा तिबका, ऑलमोस्ट हर तिबका जो है वो सारिफ होता है, यानी कंज्यूम करने वाला, जो चीज़ें ख़रीद के इस्तेमाल करता है, सिवाय किसानों के। यानी किसानों को हम जो है अगर अलग रखें, किसान क्योंकि ख़ुद उगा कर खाते हैं, उनको अगर अलग रखें तो शायद समाज का सारा ही जो पूरा समाज है वो सारिफ ही होगा, कंज्यूमर होगा, गाहक होगा। तो निज़ाम मईशत में तब्दीली और समाजी निज़ाम में तब्दीली की वजह से सार्फिन मुतासिर हुए। इनके तहरीक के मसाइल क्या थे, जैसे मिलावट होती है, किसी भी चीज़ में मिलावट, उनकी बढ़ाई हुई कीमत, या दुकानदार जो है वो अपनी तरफ से बढ़ा के करता है, या वज़न और नाप में फ़रेबदेही, यानी जो नापने वाली मशीन है उसमें गड़बड़ कर देते हैं, नीचे मैग्नेट वगैरह लगा देते हैं। तो इस किस्म की धोखेबाजी से ग्राहकों को महफूज करने के लिए जो है वो सार्फिन तहरीक वजूद में आई, और इसके लिए आप लोगों ने काफ़ी सारे एड्स देखे होंगे, पढ़े होंगे।
जागो ग्राहक जागो जो है वो इसका नाम है, और इसका जो स्लोगन है जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो जो है इसका स्लोगन है। यानी कि हम जो है वो इस तरह के सारे जो फरेब होते हैं, जो धोखाधड़ी होती है चीज़ों को ख़रीदने में और उसमें मिलावट करते हैं उसको नापने में, उन चीज़ों के ख़िलाफ़ जो है वो ये तहरीक वजूद में आई थी। तो यहाँ जो है वह हमारी ये तहरीक ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।